मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में अचानक से कोई तकनीकी खराबी आ गई है। मतलब स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है, बैटरी तेजी से खत्म हो रही है और ऐप्स लगातार क्रैश हो रहे हैं। हाँ, ऐसा तो हम सबके साथ अक्सर होता ही रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम तुरंत फोन की सेटिंग में जाते हैं और एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच डाउनलोड कर लेते हैं और बस समस्या सुलझ जाती है। सही बात है, क्योंकि तकनीक की दुनिया में कारण और निवारण के बीच का जो संबंध है ना, वो बहुत सीधा होता है। एकदम स्पष्ट प्रक्रिया है। हाँ, मतलब अगर कोड में कोई दिक्कत है, तो नया कोड उस पुरानी गलती को मिटा देगा और सिस्टम फिर से बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने लगेगा। लेकिन जरा इस बात पर गौर करें कि जब हमारे अपने दिमाग में ग्लिच आने लगते हैं तब क्या होता वो स्थिति तो काफी अलग होती है। है ना? जब लगातार काम का भारी दबाव हो, भविष्य की चिंता सता रही हो या नकारात्मक विचारों का एक लूप हमारी मानसिक शांति को क्रैश करने लगता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम अक्सर घबरा जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अपने दिमाग को रीबूट करने के लिए कोई चेक फॉर अपडेट वाला बटन तो होता नहीं है। काश ऐसा कोई बटन होता। सच में। तो हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और अपनी इस उलझन का समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि शायद कोई नई नौकरी मिल जाए या एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। या कोई नया गैजेट खरीद लें। हमें लगता है कि ये चीजें हमारी मानसिक उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगी। और यहीं पर मामला बहुत ही धुंधला और जटिल हो जाता है, क्योंकि मानसिक शांति के लिए कोई एक सीधा डाउनलोड बटन तो है नहीं। सही कहा। इसलिए हम अक्सर गलत दिशा में प्रयास करते रहते हैं। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो असल में हमारी समस्या की जड़ है ही नहीं। ये तो है। और आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में तो ये स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जहां हर पल हमारे दिमाग पर नई नई जानकारियों और तनाव का लगातार हमला होता रहता है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर पैच के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई नया सिलिकॉन वैली का आविष्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे तो हजारों साल पहले ही कोड कर दिया गया था। हाँ, हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिसमें किताब टॉक्स की बेहतरीन स्क्रिप्ट और नोट्स शामिल हैं, वे डोनाल्ड रॉबर्टसन की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब पर रोशनी डालते हैं। हाँ, स्टोइसिज्म एंड द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये किताब सच में बहुत गहरी है। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे प्राचीन स्टोइक दर्शन कोई पुरानी धूल खाई हुई किताबी बात नहीं है। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। ये उन लोगों के लिए एक तरह के शॉर्टकट का काम करेगी जो ये समझना चाहते हैं कि जीवन में खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि भीतर से कैसे पैदा की जाती है। और ये किताब इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ कुछ पुराने दार्शनिकों के विचारों का संग्रह मात्र नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे आधुनिक मनोविज्ञान की गहराई में उतरने का एक बेहद तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि सूचनाओं के इस भारी शोर शराबे में हम अपनी सोच को स्थिर कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इस विचार की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। जब मैंने नोट्स को पढ़ना शुरू किया ना, तो जो बात सबसे पहले उभर कर आई उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। अच्छा, वो कौन सी बात थी? किताब के परिचय से आगे बढ़ते हुए ये स्पष्ट होता है कि ये दर्शन सिर्फ प्राचीन ग्रीस या रोम के इतिहास के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका सीधा संबंध विज्ञान से है। हाँ, स्रोत में डोनाल्ड रॉबर्टसन का एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिया गया है कि स्टोइसिज्म प्राचीन सीबीटी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, मतलब स्टोइक दर्शन असल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ही एक हजारों साल पुराना रूप है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि कैसे हजारों साल पहले बैठे कुछ विचारकों ने उस बात को पूरी तरह से समझ लिया था, जिसे आज हम खोज रहे हैं। हाँ, जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान अपनी सबसे सफल और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित थेरेपी मानता है। सीबीटी का पूरा आधार ही यही है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मतलब हमारी परेशानियां बाहर से नहीं आती। बिल्कुल, हमारी भावनाएं कोई आसमान से नहीं टपकती, वे हमारे सोचने के तरीके का सीधा सीधा परिणाम होती हैं। मुझे यहाँ पर एक एनालॉजी बहुत पसंद आ रही है। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसे हमें अचानक किसी पुरातात्विक खुदाई में पता चले कि आज के इन आधुनिक स्मार्टफोन्स का जो ब्लूप्रिंट है वो किसी प्राचीन सभ्यता ने हजारों साल पहले ही किसी पत्थर पर उकेर कर रख दिया था। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। है ना? मतलब क्या ये सच में मुमकिन है
कि इतने साल पहले जब कोई ब्रेन स्कैन या कोई आधुनिक साइकोलॉजी लैब नहीं हुआ करती थी, तब उन लोगों ने इस बात की खोज कर ली थी कि हमारी परेशानियां बाहरी जीवन की घटनाओं से नहीं पैदा होती। बिल्कुल, यही तो मानव स्वभाव के उनके गहरे अवलोकन की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर हम इसे थोड़ा और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो प्राचीन स्टोइक दर्शन और आज की आधुनिक सीबीटी दोनों एक ही मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। और वो सिद्धांत क्या है? वे दोनों ये मानते हैं कि समस्या उस दुनिया में नहीं है जो हमारे बाहर है, बल्कि समस्या हमारे दिमाग के भीतर चल रहे विचारों के उन पैटर्न में है जो उस दुनिया का अर्थ निकालते हैं। इसे एक उदाहरण से समझना शायद ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक नौकरी चली जाती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बाहरी घटना है। हाँ, अब देखो, दुख का असली कारण सिर्फ उस नौकरी का जाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? असली कारण होता है दिमाग में चलने वाला वो विचार कि अब मेरा क्या होगा, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं एक असफल इंसान हूँ। ओह, मतलब हम खुद को ही डरा रहे होते हैं। सही कहा। ये जो कहानी हम खुद को सुनाते हैं ना, असल में वही हमें दर्द देती है। बाहरी घटना तो बस एक तथ्य है, एक फैक्ट है, लेकिन उस तथ्य को जो अर्थ हमारा दिमाग देता है वह हमारी भावनाओं को जन्म देता है। तो इसका मतलब है कि घटना अपने आप में न्यूट्रल है, वो अच्छी या बुरी नहीं है। बिल्कुल। जो वैचारिक चश्मा हमने पहना हुआ है वो तय करता है कि हम उस घटना को कैसे देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि इस चश्मे का रंग बदला भी जा सकता है, तो हम अपनी भावनाओं को काफी हद तक नियंत्रित करने की चाबी हासिल कर लेते हैं। कैसे? जैसे अगर हम उस नौकरी जाने वाली घटना को इस चश्मे से देखें कि हाँ, ये एक मुश्किल समय है, लेकिन मेरे पास अनुभव है और मैं कल से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, तो भावना का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। मतलब निराशा की जगह एक तरह की सतर्कता आ जाती है। हाँ, और एक नई उम्मीद भी ले लेती है। ये बात सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी अड़चन भी सामने आती है। कैसी अड़चन? अगर हमारी सारी परेशानियां हमारे विचारों से ही पैदा हो रही हैं, तो उन विचारों की लगाम कैसे खींची जाए? क्योंकि दिमाग की तो आदत होती है कि वो बहुत तेजी से नकारात्मक दिशा में भागता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यही सवाल हमें हमारे स्रोत के दूसरे सबसे अहम पहलू की ओर ले जाता है, नियंत्रण का भ्रम और भावनाओं का प्रबंधन। बिल्कुल। स्टोइक दर्शन का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। रॉबर्टसन इसे सीबीटी के नजरिए से बहुत ही गहराई से समझाते हैं। उनके अनुसार यदि हमारे अंदर उठने वाले नकारात्मक विचारों को समय रहते पहचान लिया जाए तो उन्हें रोका जा सकता है। हाँ, और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसकर बदल दिया जाए तो मानसिक शांति आसानी से पाई जा सकती है। ये प्रक्रिया दरअसल एक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है। इसमें हम अपने दिमाग के उन डिफ़ॉल्ट पैटर्न को चुनौती देते हैं जो हमें बेवजह डराते हैं या दुखी करते हैं। देखो, इस बिंदु पर मैं थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्योंकि किसी शांत कमरे में बैठकर किताब पढ़ते हुए ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। थ्योरी में सब आसान लगता है। वही तो। लेकिन जरा वास्तविक जीवन के संकटों की कल्पना कीजिए, जब किसी का कोई बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो जाता है या कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाता है। वो स्थितियां सच में बहुत दर्दनाक होती हैं। बिल्कुल। जब चारों तरफ से सब कुछ गलत ही हो रहा होता है, तब क्या सिर्फ ये कह देने से बात बन जाती है कि बस अपनी सोच बदल लो? क्या ये विचार थोड़ा असंवेदनशील नहीं लगता? मतलब क्या ये इंसान को भावनाओं से रहित एक रोबोट बनाने की बात नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बार में किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि क्या ये लोग भावनाहीन होने की वकालत कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगा था। और ये अक्सर स्टोइसिज्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी भी पैदा करता है कि स्टोइक लोग पत्थर दिल होते हैं या वे भावनाओं को दबाना सिखाते हैं। तो असलियत क्या है? स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भावनाओं को कुचलने की कला बिल्कुल नहीं है। ये एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो फिर ये काम कैसे करता है? क्योंकि भारी दुख को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। दुख को झुटलाने की तो बात है ही नहीं। जब कोई दुखद घटना होती है तो पहला झटका लगना, रोना, उदास होना, ये सब इंसानी दिमाग और शरीर की पूरी तरह से प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब रोने की मनाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्टोइसिज्म ये कभी नहीं कहता कि रोना बंद कर दो।
अंतर उस घटना को देखने के नजरिए को तार्किक बनाने में आता है, ताकि वो घटना हमें पूरी तरह से तोड़ ना सके। अच्छा, मतलब वो शुरुआती सदमा तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो हम खुद लिखते हैं। एकदम सही पकड़े हैं आप। उसी भारी आर्थिक नुकसान वाले उदाहरण को फिर से लेते हैं। ठीक। पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है घबराहट और दुख होगा। शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ेगा। हाँ, पैनिक तो होगा ही। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि कुछ समय के बाद हम अपनी उस शुरुआती भावना को एक तार्किक संवाद के जरिए रोकें। वो संवाद कैसा होगा? हम खुद से ये कहें कि हाँ, मेरा पैसा डूब गया है और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन क्या मैं इस वजह से अपना जीवन समाप्त कर लूंगा? नहीं। क्या मेरे पास अभी भी मेरे कौशल और मेरी सोचने की क्षमता बाकी है? हाँ। ये मानसिक संवाद उस नकारात्मक भावना को एक सीमा तक रोक देता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। ये दुख को एक ऐसी गहरी खाई में बदलने से रोकता है जिससे बाहर निकलना ही नामुमकिन हो जाए। अरे वाह, मैं इसके पीछे के तंत्र को अब समझ रहा हूँ। तो ये दर्द को पूरी तरह खत्म करने की कोई जादुई दवा नहीं है? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दर्द को एक ऐसे भयानक संक्रमण में बदलने से रोकने का एंटीबायोटिक है जो पूरे शरीर को ही खत्म कर दे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ये मैं बताता है कि ठीक है यार, चोट लगी है, लेकिन हम इस चोट को नासूर बनने से कैसे रोकना है और आगे कैसे बढ़ना है, इस पर तो हमारा ही नियंत्रण है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का मतलब अपनी ऊर्जा को उस जगह लगाने से है जहां उसका कोई वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। जहां हम कुछ बदल सकते हैं। हाँ, अतीत में जो हो चुका है या जो चीजें हमारे हाथ में कभी थी ही नहीं, उन पर रोते रहने से केवल मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। एक स्टोइक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को वर्तमान के उन कदमों पर केंद्रित करता है जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। लेकिन फिर वही बुनियादी समस्या सामने आ जाती है। कौन सी? ये सारा सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक और प्रेरणादायक लग रहा है, पर कोई इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारे कैसे? ये सवाल तो उठेगा ही। मतलब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे बस एक बार किताब में पढ़ लिया और अगले दिन से दिमाग में नकारात्मक सोचना बंद कर दिया। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है। और यहीं पर हमारी ये चर्चा उन ठोस और व्यवहारिक अभ्यासों की तरफ मुड़ती है जो स्रोत में बहुत विस्तार से बताए गए हैं। इन्हें किताब में द स्टोइक टूलकिट का नाम दिया गया है। हाँ, और बिना निरंतर अभ्यास के ये सारा ज्ञान सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा बनकर ही रह जाएगा। तो इस टूलकिट में क्या क्या है? स्रोत में 3 बहुत ही विशिष्ट और दैनिक अभ्यासों का जिक्र है जो सीधे तौर पर आज के मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के साथ जुड़ते हैं। अच्छा। ये अभ्यास हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे को धीरे धीरे बदलने का काम करते हैं। चलिए फिर इस टूलकिट के औजारों को जरा करीब से देखते हैं। स्रोत के अनुसार सबसे पहला टूल है थॉट रिकॉर्ड, यानी अपने विचारों का एक रिकॉर्ड रखना। इसमें बताया गया है कि अपने नकारात्मक विचारों को कागज पर उतारना और फिर एक तर्क संगत दृष्टिकोण से उनकी जांच करना शामिल है। हाँ। पहली नजर में यह मुझे आज की जर्नलिंग प्रैक्टिस जैसा लग रहा है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय है। ये जर्नलिंग के विचार से शुरू जरूर होता है, लेकिन ये उससे कई कदम आगे की चीज है। वो कैसे? सीबीटी में इसे थॉट डायरी भी कहा जाता है और इसका तरीका बहुत ही विश्लेषणात्मक होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा जाता कि आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है या मैं आज बहुत उदास हूँ। तो फिर क्या लिखते हैं? इसके बजाय इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह किया जाता है। मान लीजिए किसी के बॉस ने एक छोटा सा संदेश भेजा कि हमें कल सुबह बात करनी है। अरे बाप रे! और बस इतने से संदेश से ही दिमाग में खतरे की घंटियां जोर से बजने लगती हैं। बिल्कुल। तुरंत ये विचार आता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और पक्का कल मुझे नौकरी से निकाला जाने वाला है। और ये थॉट रिकॉर्ड अभ्यास यहीं पर काम आता है। इस अभ्यास में हम लिखते हैं कि स्थिति क्या थी। स्थिति थी बॉस का संदेश। हाँ। तुरंत दिमाग में क्या विचार आया कि नौकरी जाने वाली है। भावना क्या थी
गहरी घबराहट। ठीक है, ये तो लिख लिया। फिर? और फिर इसका सबसे अहम हिस्सा आता है, हम उस विचार के खिलाफ सबूत ढूंढते हैं। सबूत? हाँ, हम खुद से पूछते हैं कि क्या हाल ही में मेरा काम खराब रहा है? क्या बॉस ने पहले कभी ऐसे संदेश भेजकर अच्छी बातें नहीं की? हम एक वकील की तरह अपने ही उस डरावने विचार से जिरह करते हैं। अरे वाह, अपने ही दिमाग का वकील बनना। ये तो दिमाग को स्वचालित रूप से सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करने की जो आदत है उसे बीच में ही तोड़ने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जब हम सबूतों को कागज पर देखते हैं तो वो डर जो दिमाग में बहुत बड़ा और भयंकर लग रहा था, कागज पर आते ही बहुत छोटा और बेतुका लगने लगता है। सही कहा। इस प्रक्रिया से दिमाग का तार्किक हिस्सा, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है और भावनाओं के केंद्र एमिगडाला को तुरंत शांत कर देता है। बहुत ही प्रभावशाली तरीका है तो। और इसी टूलकिट का दूसरा अभ्यास है डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोने से ठीक पहले अपने पूरे दिन के कार्यों और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का एक शांतिपूर्ण मूल्यांकन करना। ये तो एक तरह का मानसिक ऑडिट करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल एक ऑडिट की तरह। हम सोचते हैं कि दिन भर में हमने कहाँ सही प्रतिक्रिया दी, कहाँ हम बेवजह गुस्सा हो गए और कहाँ हमने किसी छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। और इसका उद्देश्य खुद को सजा देना या गिल्ट महसूस करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्म जागरूकता बढ़ाना। खुद को बेहतर समझना। हाँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम किन स्थितियों में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, हम अपने उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को बदलेंगे कैसे? सही बात है। ये अभ्यास अगले दिन के लिए एक दिशा तय करता है कि कल अगर वैसी ही स्थिति दोबारा आई तो मेरी प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए। और अब इस टूल किट का तीसरा अभ्यास, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ा सा डरावना भी लगा। वो कौन सा? प्रीमेडिटेशन मोलरम, मतलब संभावित मुश्किलों की पहले से कल्पना करना, ताकि जब वे सच में सामने आए तो घबराहट ना हो। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। अगर मैं इसे आधुनिक दुनिया की एक एनालॉजी दूं ना, तो ये बिल्कुल किसी बड़ी कॉर्पोरेट इमारत में होने वाली फायर ड्रिल की तरह है। ये एनालॉजी इस अभ्यास के सार को बहुत अच्छी तरह पकड़ती है। मतलब जब इमारत में आग नहीं लगी होती, तब भी अचानक अलार्म बजता है और सभी लोग अपना काम छोड़कर सीढ़ियों से नीचे जाने का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल। क्यों? ताकि जब सच में आग लगे तो कोई पैनिक ना करे, कोई भगदड़ ना मचे और सबको पता हो कि एग्जिट दरवाजा कहाँ है। ये अभ्यास दिमाग के लिए एक फायर ड्रिल ही तो है। हाँ, हम जानबूझकर ये कल्पना करते हैं कि जो काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो बिगड़ सकता है। लेकिन ऐसा सोचने से हम नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। नहीं, इस मानसिक फायर ड्रिल के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से बहुत डरता है। अननोन चीजों से। हाँ, अचानक आने वाली मुसीबत से हमारा तंत्रिका तंत्र बुरी तरह घबरा जाता है। जब हम जानबूझकर ये कल्पना करते हैं कि आज मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है या आज कोई अनपेक्षित चुनौती आ सकती है, तो हम तैयार रहते हैं। बिल्कुल, हम अपने दिमाग को उस सदमे के लिए पहले से ही अभ्यस्त कर लेते हैं। मतलब हम अपने दिमाग को उस झटके का एक छोटा सा डोज पहले ही दे देते हैं, ताकि असली झटके के वक्त हम एकदम सुन्न पड़ जाएं। एकदम सही। और जब हम इन तीनों अभ्यासों को मिलाते हैं, थॉट रिकॉर्ड, डेली रिफ्लेक्शन और ये फायर ड्रिल। हाँ, थॉट रिकॉर्ड से तार्किक विश्लेषण, डेली रिफ्लेक्शन से आत्म जागरूकता और इस मानसिक फायर ड्रिल से अनिश्चितता के लिए तैयारी, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो ये मिलकर हमारे मन का लचीलापन बढ़ाते हैं। अच्छा, इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में रेजिलियंस कहा जाता है। तो ये अभ्यास मूल रूप से दिमाग की कसरत है। बिल्कुल कसरत ही है। जैसे रोज जिम जाने से और वजन उठाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही इन रोजमर्रा के अभ्यासों से हमारी मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बहुत सही तुलना की है आपने। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से तक ले जाती है, खुशी का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। हाँ, क्योंकि जब इन अभ्यासों को जीवन में गंभीरता से उतारा जाता है ना, तो खुशी को देखने का पूरा प्रतिमान ही बदल जाता है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति उभर कर आती है, जिसका सार ये है कि संतुष्टि कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है, एक हुनर है। ये बहुत बड़ी बात है। रॉबर्टसन बताते हैं कि खुशी किसी बाहरी वस्तु, सफलता या घटना पर निर्भर नहीं करती। जब हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण आ जाता है, तो तनाव, चिंता या असफलता जैसी बाहरी चीजें हमारी मूल खुशी को हिला नहीं पाती। आमतौर पर हम समाज में खुशी को एक मंजिल की तरह देखते हैं। हाँ, एक डेस्टिनेशन की तरह। हम सोचते हैं कि
जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास अपना बड़ा घर होगा तब मुझे शांति मिलेगी। या जब मेरी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं सुकून से जी पाऊंगा। बिल्कुल। हम अपनी खुशी को हमेशा किसी न किसी भविष्य की परिस्थिति का बंधक बना देते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि एक हुनर है तो इसका मतलब है कि इसे किसी नई भाषा को सीखने या किसी खेल को खेलने की तरह रोज अभ्यास करके सीखा जा सकता है। यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। ये विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, बल्कि ये एक कला है जिसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है। जो लोग इस बात को गहराई से समझ जाते हैं ना, उनका जीवन के प्रति पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वो कैसे? वे मुश्किलों को उस नजर से नहीं देखते जैसे बाकी दुनिया देखती है। जो लोग मुश्किलों को सिर्फ एक बाधा मानते हैं, वो हमेशा परेशान और हताश रहते हैं। लेकिन जो लोग ये मान लेते हैं कि संतुष्टि एक हुनर है और मुश्किलें इस हुनर को निखारने का एक जिम है, वे हर परिस्थिति में स्थिर महसूस करते हैं। यार ये तो सच में किसी सुपर पावर की तरह है। बिल्कुल है। मतलब अगर कोई इंसान भारी ट्रैफिक जाम में फंसा है और उसे ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही है, तो वो ये सोचकर गुस्सा नहीं हो रहा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मेरा दिन खराब हो गया। तो वो क्या सोचेगा? बल्कि वो इस स्थिति का इस्तेमाल ये सोचकर कर सकता है कि ये ट्रैफिक मुझे अपना आपा न खोने और शांत रहने की प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन मौका दे रहा है। बहुत खूब। इस तरह के नजरिए से बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हमें आसानी से दुखी नहीं कर सकती। एकदम सही। जब हर मुश्किल एक परीक्षण और एक अभ्यास बन जाता है, तो संकट हमें तोड़ते नहीं हैं, बल्कि वे हमें मानसिक रूप से और अधिक परिष्कृत और मजबूत बनाते हैं। ये एक अद्भुत नजरिया है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छे से समेटती है कि क्यों हमें आधुनिक जीवन की इस तेज भागदौड़ में इस प्राचीन दर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम जिस रफ्तार से जी रहे हैं और जितनी जटिल हमारी दुनिया हो गई है ना, उसमें हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा से सबसे मुख्य निष्कर्ष निकालना चाहें, तो जो स्रोत हमारे पास थे वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि स्टोइसिज्म एंड द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस ये झूठा वादा बिल्कुल नहीं करती। कैसा वादा? कि अगर इस दर्शन को अपना लिया जाए तो जीवन हमेशा के लिए आसान हो जाएगा या जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। हाँ, ये जीवन की कठोर सच्चाइयों से भागने का कोई जादुई रास्ता नहीं है। इसके बजाय ये हमें किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखने, अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देकर उसे बदलने और खुश रहने की कला का निरंतर अभ्यास करना सिखाती है। बिल्कुल। आधुनिक जीवन के इस भारी मानसिक शोर शराबे के बीच ये मानसिक स्पष्टता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये ताकत रातों रात नहीं मिलती। इसे अपने दिमाग के पैटर्न को रोज थोड़ा थोड़ा बदल कर कमाना पड़ता है। सही कहा। ये चर्चा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली रही। और अब इससे पहले कि हम इसे यहाँ समाप्त करें, एक ऐसा गहरा विचार है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद लगातार मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अच्छा, वो विचार क्या है? हमने अभी बात की कि संतुष्टि कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक कौशल है, एक स्किल है। हाँ, बिल्कुल। तो जरा इस बात पर विचार करें, क्या ऐसा हो सकता है कि आज दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदलने में बर्बाद कर देते हैं? हमेशा कुछ नया पाने की चाह में। हाँ, हमेशा एक नया फोन, एक बड़ा घर, एक बेहतर नौकरी, बस इस उम्मीद में कि जब ये चीजें मिलेंगी तब जाकर असली खुशी मिलेगी। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसी मृगतृष्णा के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि जिस समय को हम परिस्थितियों को बदलने में लगा रहे हैं, असल में हमें उस पूरे समय में सिर्फ उसे एक कौशल यानी खुश रहने की कला का अभ्यास करना चाहिए था? ये बहुत गहरी बात कही आपने। हम लगातार बाहर की दुनिया में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट खोज रहे हैं, जबकि असल में जो कोड फिक्स करना है वो 2000 साल पहले ही लिखा जा चुका है। और वो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर रन होने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, बस हमें उस पैच में इंस्टॉल करना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एकांत में गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो आज की इस बौद्धिक यात्रा के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन विचारों ने जीवन को देखने के कई नए दरवाजे जरूर खोले होंगे। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। अपने विचारों को बारीकी से देखते रहिए और अपने मन के इस अद्भुत सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहरी चर्चा के साथ।